गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पंजाब में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में कोरोना के एक दिन में बीते कल 2210 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 65 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में एक दिन में 300 से भी ज्यादा केस आए हैं। ऐसे में कोरोना के बढ़ते केस सरकार के लिए चिंता का विषय है। तेजी के साथ कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ। बीते 24 घंटे में पंजाब में कोरोना से 65 लोगों की जान गई है। 2210 नए मामले कोरोना के आए हैं सामने। पंजाब में कोरोना के हर रोज सामने आ रहे नए मामलों की बढ़ती रफ्तार के चलते सभी पाबंदियों की 31 मार्च की जगह अब 10 अप्रैल तक मियाद होगी बढ़ा दी गई है जो तारीख है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह फैसला मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान लिया। 10 अप्रैल के बाद अगली समीक्षा बैठक करने की बात कही गई है। साथ ही इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। पटियाला के नाभा ओपन जेल में 40 महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जेलों में भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए। आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको कि कोरोना के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले थोड़े कम जरूर हुए, लेकिन इसकी वजह यह रही कि होली के दिन देश में टेस्टिंग कम हुई। लेकिन जिस तरह से लापरवाही बढ़ी है, ये कोरोना डराने वाला है। कोरोना के तेजी से बढ़ते केस के बीच केंद्र ने राज्यों को एक्शन मोड में काम करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि कई जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 56,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और इनमें से महाराष्ट्र में 27,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। यानी देश के कुल केस के लगभग आधे केस केवल एक ही राज्य में रिपोर्ट हो रहे हैं। देश में 10 सबसे संक्रमित जिलों में 8 जिले महाराष्ट्र के हैं, जबकि पुणे में सबसे ज्यादा 57,694 एक्टिव संक्रमित केस हैं। महाराष्ट्र में संक्रमण की दर 23% है, जबकि पंजाब में 8.82%, दिल्ली में 2.8% और देश का औसत संक्रमण दर 5.5% है। इधर पंजाब में भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2210 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों में ही 65 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि पिछले 24 घंटों में 2536 मरीज पंजाब में इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब में टेस्टिंग नहीं बढ़ाए जाने पर भी नाराजगी जताई है, क्योंकि पंजाब में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में भी फरवरी के दूसरे सप्ताह में 240 केस औसतन प्रतिदिन आते थे। ये संख्या बढ़कर अब 2,742 केस हो गई है। मध्य प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। मध्य प्रदेश में गंभीर मरीजों का इलाज अस्पताल में होगा, जबकि कम लक्षण वाले मरीजों को कोविड सेंटर भेजा जाएगा। इसके अलावा लक्षण न दिखने वाले मरीजों को यानी एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन में रहना होगा। होम आइसोलेशन में भी 7 तरह की दवाइयां हैं जिन्हें रखना जरूरी होगा। नियमों में बदलाव की वजह यही है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर 7.82% है, यानी यहाँ भी मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2173 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 10 लोगों की जान चली गई। नए मामलों में सबसे ज्यादा इंदौर में 628 नए केस, भोपाल में 497 नए केस और फिर जबलपुर में 148 नए केस निकले हैं। हालांकि कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे देश भर में कल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए आपके पास अब एक हथियार है और उसका प्रयोग आप जरूर करें। मास्क, 2 गज की दूरी और बार बार हाथ धोने को डॉक्टर सोशल वैक्सीन मानते हैं। फिलहाल हम सबके पास सबसे असरदार वैक्सीन भी यही है और इसका प्रयोग हम सभी को करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक है। दोपहर 3 बजे का वक्त रखा गया है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में कोरोना समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल में 10वीं और 12वीं को छोड़ सभी कक्षाओं के स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 10वीं और 12वीं को छोड़ सभी क्लासेस के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही कोविड के कारण बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों को 2 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा का बड़ा बयान आया है सामने। लाहौल में आने वाले सभी पर्यटकों के कोरोना टेस्ट करवाने की बात रामलाल मारकंडा ने कही। मारकंडा ने कहा कि अटल टनल क्रॉस करने पर अब सब पर्यटकों का कोरोना टेस्ट होगा। सरकार पर्यटकों का रैपिड कोरोना टेस्ट करवाएगी। सीसू में कोरोना टेस्ट होने के बाद ही पर्यटकों को आगे जाने दिया जाएगा। मारकंडा ने कहा कि इससे लेकर सरकार एसओपी जारी करने पर विचार कर रही है। जैसे कोरोना फैल रहा है, जिलाधीश और एसपी साहब को मैंने कहा है कि अगर ये कोरोना अगर कुल्लू मंडी तक फैलता है, निश्चित तौर पर हमें इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम भी चाहेंगे कि आने वाले समय में जो है उनका रैपिड टेस्ट हम सभी टूरिस्ट जो भी आएगा रैपिड टेस्ट हम जो है सिसु में करेंगे, तभी इनको आगे जाने दिया जाएगा। अन्यथा जो बाहर के स्टेट से आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री मोदी उसका रिव्यू करने वाले हैं। बढ़ता है निश्चित तौर पर हम लाहौल भी हम सोचेंगे कि किस तरह से को हम एसओपी जारी कर सकते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। मामले में आज सुनवाई होगी। पंजाब के एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने सिद्धू को 8 फरवरी की रात हरियाणा में करनाल बाईपास के पास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में उसे भेजा गया था। और नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों वाली विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। श्वेतकारी संगठन की महिला अध्यक्ष सीमा नरवणे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट 19 मार्च को ही सौंप दी गई थी। इसको लेकर कमेटी जल्द ही प्रेस विज्ञप्ति के जरिए और जानकारी सार्वजनिक करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में कृषि विशेषज्ञ और श्वेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को समिति का गठन किया था। धनवत के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी समिति के अन्य सदस्य हैं। और डीएससीएमसी के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनावों को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। 25 अप्रैल को वोटिंग होगी। 28 अप्रैल को चुनाव के नतीजे आएंगे। आज से चुनाव के लिए नामांकन शुरू होंगे और नामांकन की आखिरी तारीख 7 अप्रैल होगी। डीएससीएमसी के चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। आने वाले समय दे विच मैं समझदा दिल्ली दे विच ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ हों। एसजीपीसी प्रधान बीबी जागीर कौर ने एसजीपीसी का सालाना बजट पेश किया। बीबी जागीर कौर ने 9 अरब 12 करोड़ 59 लाख 26 हजार रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान बीबी जागीर कौर ने कहा कि इस बार गुरुद्वारों से आमदन 647 करोड़ जबकि खर्च 652 करोड़ होने का अंदेशा है। वहीं शिक्षण संस्थानों से आमदन करीब 189 करोड़ का अंदाजा है जबकि 223 करोड़ खर्च का अनुमान है। इस दौरान बीबी जागीर कौर ने नांदेड़ साहिब घटना की निंदा की, लेकिन साथ ही कहा कि सरकारों को धार्मिक भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और सरकार धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी न करे। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ 478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪਿਆ ਉਹ 233 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ 647 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ।
चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद सीएम का बयान आया। स्मार्ट क्लासरूम के सामान की खरीद को मंजूरी दी गई। स्कूलों के लिए स्पोर्ट्स आइटम्स के लिए 25 करोड़ की मंजूरी दी गई। 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद की तैयारी पूरी हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जाने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और सब जगह प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से सरसों की, गेहूं की ये शुरू हो जाएगी। इस बार सरसों चूँकि एमएसपी से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए एमएसपी पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो 500-600 रुपये क्विंटल रेट उसका ऊपर चल रहा है। गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरी होगी। इस बार पेमेंट का जो विषय है, हमने कहा पहले भी कहा है और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। किसान बाद में अपने आड़तियों से या जिनका भी लेना देना है वो अपने तरीके से जैसे पहले करते हैं। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि 1 अप्रैल से रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा चुके हैं। सरकार ने फसल खरीद की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजने का फैसला लिया। जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर गेहूं के बीज उत्पादन करने वाले किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। जेपी दलाल ने किसानों की समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ प्रदर्शनकारियों ने बदसलूकी की। बदसलूकी इस कदर की गई कि विधायक के कपड़े तक फाड़ डाले गए। अब इस पर बीजेपी आग बबूला हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा में बीजेपी ने रोष जाहिर किया। इस बीच सियासी बयानों का दौर भी अब तेज हो गया है। ये जो पोल है ना, बड़े बड़े लगे नंगा करके इसका बंद नहीं। बीजेपी विधायक से बदसलूकी पर बवाल। पंजाब हरियाणा में बीजेपी का रोष मार्च। कैप्टन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। किसानों के बहाने विपक्ष के भड़काऊ बोल। कैप्टन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की 6 तस्वीरें हरियाणा की हैं, जहां जगह जगह इसी तरह कैप्टन सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया और कैप्टन सरकार का पुतला फूंका। हरियाणा बीजेपी ने पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ बदसलूकी पर अपना रोष जाहिर किया। अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है। हमने पब्लिकली भी आज जो है हरियाणा में सब जिला केंद्रों के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं। मामला किसानों से जुड़ा तो सियासत थम नहीं रही है। अब इनेलो नेता अभय चौटाला ने रोहतक में बीजेपी और जेजेपी विधायकों को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उनको सबक सिखाने के लिए उसके कपड़े उतार के नंगा करके उसको वहां से निकालने का काम किया। हर स्टॉल पे कोई बीजेपी जेजेपी का एमएलए आ जाए, क्या करोगे तुम उसके साथ? हम एक काम करियो, ये जो पोल है ना, बड़े बड़े लगे हुए नंगा करके इसका बांध दियो। ऐसी बातें किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं करनी चाहिए। जो करेगा उसका जनता में उसकी साख गिरेगी, ये भी चिंता हर किसी को करनी चाहिए। अभय चौटाला जी का बयान आया है, ये राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे ये ठीक नहीं है। हालांकि हर बवाल के पीछे किसानों का नाम आता है, लेकिन किसान नेता इस तरह के टकराव से बचने की सलाह दे रहे हैं। मेरी बेनती है कि हमने मौके की नज़ाकत को देखना है और हमने कहीं इस तरह से नहीं करना। अगर हम इधर से लठ उठा के जाएंगे, वो उधर से लठ उठा के आएंगे, तो पब्लिक से भिड़ेगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी नेताओं का वाकई जो विरोध करने लोग पहुंच रहे हैं वो किसान हैं या फिर विपक्ष की ओर से भड़काए हुए कुछ लोग, क्योंकि बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि हर बवाल के पीछे कांग्रेस का हाथ है। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।